गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेसन में हम पढ़ेंगे लिपिड्स यानी कि वसा के बारे में। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत यानी कि वो पोषक तत्व जो शरीर के लिए आवश्यक हैं और अधिक मात्रा में हमारे शरीर के द्वारा उसकी रिक्वायरमेंट, उसकी ज़रूरत होती है, इस श्रेणी के अंतर्गत हमने दो पोषक तत्वों को पढ़ा। पहला कार्बोहाइड्रेट और दूसरा प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट जो कि एक ऊर्जादायक पोषक तत्व है, प्रोटीन जो कि शारीरिक निर्माण से जुड़ा हुआ पोषक तत्व है। अब इसी श्रेणी में तीसरा और महत्वपूर्ण पोषक तत्व जो हम आज पढ़ेंगे वो है लिपिड्स। लिपिड्स यानी कि वसा। वसा आप सामान्य तौर पे जानते ही हैं। हम घर में किचन में घी, मक्खन, क्रीम, मलाई, तेल, जितने भी इस प्रकार की चीज़ें यूज़ करते हैं जो कि चिकने होते हैं, थोड़े से ग्रीस की तरह चिकने होते हैं थोड़े से, वो उनको लिपिड्स या वसा की श्रेणी के अंतर्गत कहा गया है, इंक्लूड किया गया है। अब इसको देखें तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ इसकी विशेष रूप से जाननी ज़रूरी है। पहली तो ये कि ये जल में घुलनशील नहीं होते, पानी में नहीं घुलते। अगर आप पानी के अंदर तेल की कुछ बूंदें डालेंगे तो वो उसके अंदर घुलनशील नहीं होगा, बल्कि छोटे छोटे कण में विभक्त हो जाएगा। तो ये उसकी विशेषताएं, उसके गुणों, उसकी प्रॉपर्टीज़ के अंतर्गत आता है। लेकिन जैविक विलयकों में घुल जाते हैं, सॉल्वेंट्स में घुल जाते हैं। जैसे कि अल्कोहल में आप डाल के उसे करेंगे तो वसा उसके अंदर घुल जाएगा। तो इस प्रकार से कई और प्रॉपर्टीज़ भी हैं। आज के इस लेसन में हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे? हम डिस्कस करेंगे वसा के बारे में कि वसा क्या होता है, वसा के एक आधारभूत वर्गीकरण के बारे में। वैसे बहुत सारी विशेषताओं के आधार पे वर्गीकरण की कई श्रेणियां हो सकती हैं, लेकिन जो प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण है उसके बारे में हम जानेंगे। और हम जानेंगे प्रकारों के बारे में कि कौन कौन से वसा होते हैं, कौन से टाइप्स। कंपोनेंट वसा का ही एक कंपोनेंट है जिसे कहते हैं फैटी एसिड या वसीय अम्ल। जैसे हमने प्रोटीन में पढ़ा था एमिनो अम्ल या एमिनो एसिड, वैसे ही वसा की किन ब्लॉक से बना हुआ है? फैटी एसिड, या हिंदी में उसे कहेंगे वसीय अम्ल। तो उसके बारे में हम जानेंगे थोड़ा सा। और हम जानेंगे आरडीए के बारे में कि किस प्रकार, कहाँ एक व्यक्ति के लिए कितना वसा आवश्यक है प्रतिदिन, दैनिक आवश्यकता उसकी आहार में कितनी है, उसको हम जानेंगे। और साथ ही साथ कुछ महत्वपूर्ण बातें जो लिपिड से जुड़ी हुई हैं, वसा से जुड़ी हुई हैं, उसको हम इस लेक्चर में समझेंगे। ठीक है? तो वसा एक टॉपिक के एक क्लास में ख़त्म होने वाला विषय नहीं है, तो इसको आगे हम और कंटिन्यू करेंगे। अब वसा को हम देखें। वसा यानी कि जो फैट्स हैं उसकी कॉम्पोजिशन यानी उसका संगठन क्या होता है? तो संगठन ये दो चीज़ के बने हैं, एक तो है ग्लिसरॉल, एक है फैटी एसिड। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वसा की सरलतम इकाई क्या है तो वो है वसीय अम्ल। और अगर वसा टूटेगा, विभक्त होगा, उसका हाइड्रोलिसिस होगा या जल के साथ क्रिया होगी, अपघटन होगा, तो क्या बनेगा? ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल। इस स्लाइड में आप ग्लिसरॉल का फॉर्मूला देख रहे हैं। C3 यानी कि कार्बन के 3 अणु हैं, हाइड्रोजन के 5 अणु हैं। OH क्या है? OH इज़ अल्कोहल का ग्रुप, तो उसके 3 अणु हैं। तो इस प्रकार से एक ग्लिसरॉल बन रहा है जो कि एक सरलतम रूप है वसा का, और फैटी एसिड या वसीय अम्ल बन रहा है। वसा क्या है? वसा भी हमें ऊर्जा देने का काम करता है। वसा बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट की ही भांति हमें ऊर्जा प्रदान करता है, हमारे शरीर के विभिन्न कार्यों को करने की ऊर्जा देता है, और कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की तुलना में अधिक ऊर्जा देता है। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, वसा 1 ग्राम वसा 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है, जबकि प्रोटीन का और कार्बोहाइड्रेट का 1 ग्राम कितनी ऊर्जा दे रहा था? 4 किलो कैलोरीज, यानी कि 4 किलो कैलोरीज। तो आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट उससे डबल, उसके दुगने से भी ज़्यादा ऊर्जा वसा दे रहा है।
वसा में ना एक सटाइटी वैल्यू होती है, यानी कि संतृप्त करने की क्षमता अधिक होती है। और ये दोनों ही चीज़ों का स्पष्टीकरण हमें इससे समझ में आता है। अगर किसी दिन हमने हैवी वसायुक्त यानी फैटी फूड का सेवन किया है, पूड़ी खा ली, तो उससे क्या होगा, उससे हमारे शरीर को ऊर्जा अधिक मात्रा में मिलेगी और आपका पेट काफ़ी समय तक भरा रहेगा, ज़्यादा समय तक भरा रहेगा। तो आपने किसी दिन हैवी खाना खा लिया, पूड़ी खा ली, कचौड़ी खा ली, तो क्या होगा, आपको भूख देर से लगेगी, जल्दी नहीं लगेगी, क्योंकि वसा में ऊर्जा भी अधिक है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की तुलना में। और दूसरी बात कि वो सटाइटी वैल्यू या हमारे शरीर को संतृप्त करने की, जो संतोष देने वाली क्षमता है, वो भी अधिक है। तो ये दोनों ही चीज़ें वसा से प्राप्त हो रही हैं। हमने विटामिन पढ़ा था और उसमें पढ़े थे विटामिन ए, डी, ई के वसा में घुलनशील विटामिन, यानी कि वसा एक महत्वपूर्ण यौगिक है जिसकी उपस्थिति में वसा में घुलनशील विटामिन काम कर पाते हैं, अवशोषित कर पाते हैं और शरीर को लाभ दे पाते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात जो वसा से जुड़ी हुई है वो है इंसुलेशन। इंसुलेशन यानी कि कुछ वसा की कुछ परतें हमारे शरीर के सभी अंगों के बाहर, अंदर, त्वचा के ऊपर, अंदर की तरफ में लगी होती हैं, जो कि इंसुलेशन का काम करते हैं, यानी कि शरीर की गर्माई को बनाए रखते हैं और उन अंगों को सुरक्षा भी प्रदान कर रहे हैं। तो आप देखें, जब आप गर्म कपड़े पहनते हैं तो क्या होता है, शरीर में गर्मी जो होती है वो बाहर नहीं निकलती और आपको और गर्मी मिलती है। तो उसी प्रकार से वसा की जो परतें बनती हैं उससे शरीर की जो हीट है, गर्मी है, ऊष्मा है, उसको बनाए रखते हैं। तो शरीर के तापक्रम को बनाए रखने में भी मदद मिलती है। सिंपल लिपिड्स, साधारण वसा बोलते हैं इसे। ये इसकी श्रेणी में क्या क्या आ जाएगा, वसा है, कुछ ऑयल है, वैक्सेस हैं। तो ये क्या है, ये वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल उसके जैविक लवण हैं। तो दो ही चीज़ें लग रही हैं, क्या, एक तो वसीय अम्ल, एक तो ग्लिसरॉल। तो जैसा कि आप इधर चित्र में भी देख रहे हो, ग्लिसरॉल का फॉर्मूला अभी मैंने बताया था। फॉर्मूला आपको ध्यान रखना चाहिए ये, क्योंकि ये बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछ लिया जाता है। तो वसा जब आप पढ़ रहे हैं तो उसका रासायनिक सूत्र भी आपको मालूम होना चाहिए। तो ग्लिसरॉल का ये फॉर्मूला आपको C3H5OH3 मालूम होना चाहिए। प्लस हम कहते हैं ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड क्या होता है, यानी कि 3, ट्राई यानी कि 3, ग्लिसराइड यानी कि ग्लिसरॉल की इकाई। तो यानी कि 3 यूनिट्स ऑफ ग्लिसरॉल है, 3 वसीय अम्लों की यूनिट है या ग्लिसरॉल की यूनिट है, इसीलिए उसे हमने कहा है ट्राइग्लिसराइड। अब ये जो वसा होते हैं या जो सामान्य लिपिड्स होते हैं, ये क्या होता है, ये 20 डिग्री टेम्परेचर जब होता है तो ये तेल द्रव्य के रूप में रहते हैं और वरना वो ठोस बन जाते हैं। तो आपने देखा होगा जो तेल है वो लिक्विड रहता है, तरल रहता है, तो उसे तेल की श्रेणी में कहते हैं। और जो घी है वो क्या होता है, टेम्परेचर कम होने पे जम जाता है, तो उसको वसा, फैट की श्रेणी में, ठोस फैट, सैचुरेटेड फैट या संतृप्त वसा की श्रेणी के अंतर्गत उसे लिया जाता है। एक है कंपाउंड फैट। कंपाउंड फैट जिसे हम बोलते हैं यौगिक लिपिड्स, ये क्या हैं, ये हैं वसा के प्रकार। तो पहला प्रकार हमने पढ़ा सामान्य लिपिड्स या सरल लिपिड बोल सकते हैं उसे। दूसरा हमने पढ़ रहे हैं यौगिक लिपिड्स या इसे हम कंपाउंड फैट बोल सकते हैं। इसमें क्या है, दो चीज़ें हैं, एक तो फैट है, वसा है, प्लस है पी या कार्बन या प्रोटीन। पी यानी कि फॉस्फोरस हो सकता है या कोई कार्बोहाइड्रेट हो सकता है या कोई प्रोटीन हो सकता है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने कॉन्जुगेटेड या संयुग्मित प्रोटीन पढ़ा था प्रोटीन के अंदर, वैसे ही वसा में जब वसा वसीय अम्ल के साथ कुछ और जुड़ के, कोई और यौगिक जुड़ के उसे बना रहा है तो उसे हम कहेंगे कंपाउंड फैट या यौगिक लिपिड्स। ठीक है, सामान्य तौर पे लिपिड्स शब्द ही यूज़ किया जाता है, फैट ऑयल दोनों इसके अंतर्गत
आ जाते हैं। अब आप देखो इसमें उदाहरण जैसे देख रहे हैं हम सामने, फैट प्लस फॉस्फोरस इज इक्वल टू फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड जब हम पढ़ेंगे एनाटमी पढ़ते हैं, यानी कि शरीर के विभिन्न क्रिया विज्ञान को हम पढ़ते हैं या उसकी संरचना को हम पढ़ते हैं, तो फॉस्फोलिपिड एक बहुत कॉमन नाम है जो हमारी कोशिका की परत है, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं जिसे, उसका एक अवयव होता है फॉस्फोलिपिड। और फॉस्फोलिपिड क्या किससे बना है? लिपिड यानी कि वसा, और फॉस्फोरस यानी कि जो खनिज है, फॉस्फोरस मिनरल। तो फॉस्फोरस प्लस फैट इज इक्वल टू फॉस्फोलिपिड बन गया। तो इसमें क्या होता है, इसमें वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल के अतिरिक्त नाइट्रोजनस बेस पर फॉस्फोरिक अम्ल होता है। अब इसका उदाहरण जैसे कि लेसिथिन एक एग्जाम्पल है जो कि एक फॉस्फोलिपिड होता है, सेल मेम्ब्रेन में पाया जाने वाला यौगिक। दूसरा एक उदाहरण हम देख सकते हैं फैट प्लस कार्बोहाइड्रेट का। फैट यानी कि वसा, कार्बोहाइड्रेट यानी कि जो वही कार्बोहाइड्रेट जो अभी हमने, जो कि पोषक तत्व होता है, हमने पढ़ा है उसके बारे में। उसका एक उदाहरण है ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड क्या होता है? एक मिक्स प्रोटीन है, यानी कि जिसमें कि वसा भी है, ग्लिसरॉल है, वसीय अम्ल है, साथ ही साथ क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, नाम से स्पष्ट हो रहा है, ग्लाइको यानी कि ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन यानी कि कार्बोहाइड्रेट। तो ये भी एक उदाहरण है। एक और उदाहरण ले लेते हैं, वो है लाइपोप्रोटीन। लाइपोप्रोटीन भी आपको इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, लाइपो प्लस प्रोटीन। लाइपो यानी कि लिपिड यानी कि फैट यानी कि वसा, प्रोटीन यानी कि प्रोटीन। तो जब वसा और प्रोटीन दोनों मिलके एक यौगिक का निर्माण कर रहे हैं, तो उससे जो यौगिक लिपिड बना उसे हम कहेंगे लाइपोप्रोटीन। फैटी एसिड या वसीय अम्ल जानना इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। फैटी एसिड क्या होते हैं? बिल्कुल उसकी इकाई होती है, जो भी वसा हम पढ़ते हैं, जिस प्रकार से हमने अमीनो एसिड पढ़ा था प्रोटीन में, उसी प्रकार से वसा के अंतर्गत हम पढ़ेंगे वसीय अम्ल, फैटी एसिड। अब कुछ होते हैं असेंशियल फैटी एसिड, कुछ है नॉन एसेंशियल फैटी एसिड। असेंशियल फैटी एसिड का मतलब, अब इसके शाब्दिक अर्थ के ऊपर नहीं जाना है। असेंशियल का मतलब आवश्यक, और ये नॉन एसेंशियल यानी कि अनावश्यक। अनावश्यक तो भाई क्यों हम पढ़ रहे हैं? नहीं, अनावश्यक से तात्पर्य ये है कि ये हमारे शरीर के लिए आवश्यक तो हैं, लेकिन इन्हें आहार में लेना आवश्यक नहीं, क्योंकि शरीर में विभिन्न क्रियाओं के माध्यम से इनका उत्पादन हो जाता है। तो नॉन एसेंशियल यानी कि अनावश्यक वसीय अम्ल, अर्थात वो वसीय अम्ल जिनका शरीर में स्वतः उत्पादन हो जाता है। उदाहरण पाल्मिटिक एसिड, ओलिक एसिड, ब्यूट्रिक एसिड। दोनों ही श्रेणियों के 3-3 उदाहरण जानने आपको ज़रूरी हैं, क्योंकि ये प्रश्न पूछा जा सकता है, आवश्यक वसीय अम्ल का नाम बताएं, कोई उदाहरण दें, या अनावश्यक वसीय अम्ल का नाम बताएं, उदाहरण दें। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ठीक है, ये हो गया अनावश्यक। और आवश्यक तो नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। आवश्यक अमीनो अम्ल से क्या तात्पर्य है? वो वसीय अम्ल से क्या तात्पर्य है? वो वसीय अम्ल जिसको आहार में लेना आवश्यक है, दैट इज कॉल्ड एसेंशियल फैटी एसिड। उदाहरण क्या होगा? लिनोलिक एसिड और लिनोलेनिक एसिड। थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, आप इसे देखो, मैं जो बोल रही हूँ उच्चारण के ऊपर ध्यान दीजिए। लिनोलिक एसिड, LINOLEIC, लिनोलिक LIC लिक एसिड, और लिनोलेनिक ई के बाद N और आएगा, लिनोलेनिक एसिड। तो ये दोनों उदाहरण हो जाएंगे आवश्यक वसीय अम्ल के। ठीक है, वसीय अम्ल और 2 तरीके के होते हैं, आपने पढ़ा होगा, संतृप्त और असंतृप्त। आपने अपने अब तक जो साइंस पढ़ी है अपने स्कूल में, उसमें भी इसके बारे में पढ़ा होगा। संतृप्त वसीय अम्ल यानी कि सैचुरेटेड फैटी एसिड, यानी कि वो और क्रिया नहीं करेगा, उसके जो वैलेंसीज हैं वो सैचुरेटेड होती हैं। या अनसैचुरेटेड से क्या तात्पर्य है? अनसैचुरेटेड यानी कि वो अनस्टेबल है,
सैचुरेट नहीं हुआ, उसमें गुंजाइश है अभी उसके साथ कुछ जुड़ के कुछ और बन सकता है। ठीक है, तो सैचुरेटेड तो वो है, संतृप्त, सैचुरेटेड यानी कि संतृप्त वसीय अम्ल वो है जो कि क्रिया करके और वो उसमें कोई और यौगिक जुड़ नहीं पाएगा अभी, इसीलिए उसे, क्योंकि उसकी बॉन्डिंग जो है वो संतृप्त है, इसीलिए उसे संतृप्त वसीय अम्ल कह दिया गया है। असंतृप्त वसीय अम्ल इसलिए कि अनस्टेबल है। अनस्टेबल यानी कि एक तरीके से वो बिल्कुल वैसा का वैसा नहीं रहेगा, उसमें कुछ बदलाव की, कुछ जुड़ाव की, कुछ घटाव की संभावनाएं हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे अनसैचुरेटेड या असंतृप्त वसीय अम्ल। बहुत सीधा सा उदाहरण देखो आप, संतृप्त वसीय अम्ल जैसे कि घी, जो ठोस रह रहे हैं, घी, मक्खन, जो डालडा घी होता है वो हाइड्रोजनेटेड ऑयल बोलते हैं जिसे, तो वो भी संतृप्त का उदाहरण हो जाएगा। एक असंतृप्त में क्या क्या होगा? जितने भी लिक्विड रहने वाले, तरल रहने वाले तेल हैं वो असंतृप्त वसीय अम्ल की श्रेणी में हो जाएंगे। दो आते हैं इसके अंदर, मोनो अनसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड। मुफा और पुफा नाम सुना होगा आपने, तेलों के विज्ञापनों में भी ये नाम यूज़ होते हैं। MUFA मुफा, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड PUFA पुफा। बहुत ज़्यादा इसकी रासायनिक संरचना में जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। अब इसकी प्रॉपर्टीज़, इसके क्लासिफिकेशन को देख लें। अभी हमने पढ़ा था सिंपल और डिराइव्ड दोनों ही के बारे में पढ़ा था, थोड़ा सा उसके बारे में और जान लें हम। सिंपल लिपिड्स कौन से हैं? Simple lipids are defined as those which yield only one or more fatty acids and an alcohol on hydrolysis। अर्थात जल अपघटन के पश्चात सरल वसा क्या देता है? एक या एक से अधिक वसीय अम्ल और अल्कोहल। अल्कोहल को अल्कोहल ही बोलते हैं, इसका कोई और नाम नहीं है। उदाहरण, उसका सरल लिपिड का उदाहरण मैंने अभी आपको बताया, फैट्स एंड ऑयल्स, जिसे हम ट्राइग्लिसराइड बोलते हैं, यानी कि ग्लिसरॉल की 3 यूनिट लगी हुई है, और दूसरा वैक्सेस यानी कि मोम। दूसरा जो वर्गीकरण की दूसरी श्रेणी है वो है कंपाउंड लिपिड, यानी कि यौगिक वसा। इसके अंतर्गत क्या आएंगे? लिपिड्स विच कंटेन इन एडिशन टू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल सम अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि वो वसा, उस प्रकार के वसा जिसमें कि वसीय अम्ल तो है ही, यानी कि फैटी एसिड, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल तो है ही, उसके साथ कुछ और यौगिक भी जुड़ा है, जैसे कि हमने बात की फॉस्फोरिक अम्ल की, नाइट्रोजनस बेस की, शुगर और प्रोटीन। उदाहरण अभी अभी हमने पढ़ा, फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, सल्फोलिपिड्स, लाइपोप्रोटीन। डिराइव्ड यानी कि यौगिक। डिराइव्ड यानी कि, डिराइव्ड से क्या तात्पर्य है? जो हमें मिल रहे हैं किसी और से, यानी कि किसी क्रिया के पश्चात हमें प्राप्त हो रहे हैं, इसीलिए उसे डिराइव्ड या व्युत्पादित वसा कह देंगे इसको हम हिंदी में। व्युत्पादित वसा, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हमने व्युत्पादित प्रोटीन के बारे में पढ़ा था। अब ये क्या है? ये डेरिवेटिव्स हैं, यानी कि ऐसे यौगिक जो हमें क्रिया के पश्चात प्राप्त हो रहे हैं। और कौन सी क्रिया के पश्चात प्राप्त हो रहे हैं? obtained on the hydrolysis of simple and compound lipids which possess the characteristics of lipids। दो ही आवश्यकताएं पूरी करनी है इस श्रेणी के अंतर्गत वसा को आने की। पहली कि वो किसी भी हाइड्रोलिसिस या जल अपघटन किसी भी क्रिया के पश्चात मिल रहे हों, और क्रिया किसके साथ हो रही है? साधारण वसा की भी हो सकती है, यौगिक वसा की भी हो सकती है। पहली दो श्रेणियों के वसा की क्रिया हो रही है, और क्रिया के बाद हम, और जो भी चीज़ बन रही है, जो भी यौगिक का निर्माण हो रहा है, उसके अंदर वसा जैसी गुण होने, वसा की प्रॉपर्टीज़ होना आवश्यक है, तो वो इस श्रेणी के अंदर फिट बैठ जाता है। उदाहरण के लिए क्या है? वसीय अम्ल है, जैसे कि मोनो और डाईग्लिसरॉल्स। लिपिड
सोल्यूबल विटामिन हैं, जो वसा में घुलनशील विटामिन अभी हमने पढ़े थे A, D, E के, स्टेरॉयड हार्मोन है, और कीटोन बॉडीज़। कीटोन बॉडीज़ क्या होती हैं, थोड़ा सा जानना आपको ज़रूरी है। एक प्रक्रिया होती है शरीर की जिसे कहते हैं कीटोसिस। कीटोसिस क्या होती है, जिसमें कि शरीर कीटोन्स मेटाबॉलिज्म करके कीटोन बॉडी का निर्माण कर रहा है। आजकल बहुत हाइप है, बहुत ज़्यादा कीटोसिस, कीटो डाइट के बारे में बहुत ज़्यादा प्रचलन है। अब ये कीटोन्स क्या है, फैट, यानी कि वसा के चयापचय मेटाबॉलिज्म के उपरांत हमें ये प्राप्त होते हैं। और वसा का कब होता है, इसमें क्या किया जाता है, जो कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है मरीज को, ये जनरली पेशेंट्स के लिए रिकमेंड की जाती है डाइट, तो जो कार्बोहाइड्रेट दिया जा रहा है उसको वो बहुत ही लिमिट कर दिया जाता है, बहुत ही उसको सीमित कर दिया जाता है, लेकिन वसा की वृद्धि कर दी जाती है, यानी कि वसा जिसमें हो ऐसे भोज्य पदार्थ अधिक सम्मिलित किए जाते हैं, और इस प्रकार से शरीर की ऊर्जा की रिक्वायरमेंट हो जाती है। अब सामान्य अवस्था में तो कार्बोहाइड्रेट का चयापचय करके शरीर ग्लूकोज को यूज़ कर रहा है, लेकिन यहाँ पे अब उसको ग्लूकोज नहीं मिलेगा शरीर को, तो क्या होगा, ऊर्जा देने के लिए कुछ तो चाहिए शरीर में, तो क्या होगा, तो फैट मेटाबॉलिज्म होगा, वसा का चयापचय होगा, और उपाचय के उपरांत जो बनेगा उसे हम कहते हैं कीटोन्स। तो ये कीटोन बॉडीज़ बनते हैं, ये जो कि डिराइव्ड लिपिड्स, बिल्कुल किसी मेटाबॉलिक क्रिया के उपरांत हमें ये प्राप्त हो रहा है। अब आरडीए देख लें हम, आरडीए क्या है, अभी ये विषय कंप्लीट नहीं हुआ है, आगे अभी हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि ये इतना लंबा नहीं हो जाए इसीलिए मैंने इसको सीमित रखा है अभी तक के लिए, कुछ बचे हुए टॉपिक्स को हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। अब आप देखिए आरडीए यानी रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस, इससे क्या तात्पर्य है, आरडीए यानी कि हर रोज़ एक वयस्क पुरुष को 20 ग्राम वसा की आवश्यकता होती है, ये प्रतिदिन आवश्यकताएं हैं। उसी प्रकार से एक वयस्क महिला को भी 20 ग्राम प्रतिदिन। इसको अगर सरल भाषा में कहूँ तो जो एक सबसे छोटा चम्मच होता है जिसे हम कहते हैं टीस्पून, वो 4 चम्मच घी, 4 चम्मच घी, मक्खन, कुछ भी समझ लीजिए, वो पूरे दिन में 4 छोटे चम्मच ही हमारे शरीर को ज़रूरत है। क्यों, ये विजिबल फैट की बात हो रही है, विजिबल यानी कि प्रत्यक्ष रूप से दिखने वाला वसा है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम और वसा नहीं ले रहे, हम जो दाल खा रहे हैं उसमें भी वसा का कुछ अमाउंट है, हम जो और चीज़ें ले रहे हैं, क्या कहें कि राजमा है या और कोई भी चीज़ें खा रहे हैं, बिस्किट खा रहे हैं, उसमें भी वसा का कुछ ना कुछ अमाउंट है। फिर प्रेग्नेंट विमेन, गर्भावस्था में ये अधिक चाहिए, तो 30 ग्राम वसा की आवश्यकता प्रतिदिन है, और दुग्धपान कराने वाली माता के लिए ये है मात्रा बढ़ के 45 ग्राम प्रतिदिन हो गई है, और बच्चों के लिए ये 25 ग्राम प्रतिदिन है। तो ये टेबल आपको याद होनी चाहिए, वसा की कितनी आरडीए की आवश्यकता विभिन्न अवस्थाओं में होती है। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ये ओमेगा 3 फैटी एसिड क्योंकि वसा के अंतर्गत अभी बहुत ज़्यादा लाइमलाइट लिए हुए हैं, कि आप कहीं भी देखोगे कि ओमेगा 3 वसीय अम्ल का सेवन अधिक करना चाहिए, क्योंकि वो ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए, हमारे मस्तिष्क के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ओमेगा 3 अल्फा लिनोलिक एसिड होता है, उसी का नाम है, और ये हमें कितना चाहिए, जितनी ऊर्जा है उसका 1 से 2%। कहाँ मिलेगा, ये चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऐसे कौन से भोज्य स्रोत हैं जिसमें कि ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलेगा, वो मिलेगा फ्लैक्सीड यानी कि अलसी के बीज में, वॉलनट यानी कि अखरोट में, कैनोला ऑयल एक प्रकार का तेल होता है, सोयाबीन ऑयल आपको पता ही है, सोयाबीन का तेल, और डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल, गहरे हरे रंग की जो पत्तेदार सब्जियां होती हैं उसमें ओमेगा 3 ज़्यादा मात्रा में होता है। तो ओमेगा 3 शरीर के लिए एक महत्वपूर्ण चीज़ है, और उसके लिए हमें इन स्रोतों का सेवन करना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आज हमने वसा के प्रकार के बारे में जाना, वसा क्या है वो जाना, वसा के से जुड़ी हुई और बातें जानी, और ओमेगा एसिड्स के ओमेगा फैटी एसिड्स के बारे में जाना। तो ये प्रमुख रूप से जो वसा से जुड़ा हुआ एक लेक्चर हमने पूर्ण किया है। अगले लेक्चर में हम इसके वसा के गुण और उसके फंक्शंस यानी कि उसकी क्रियाओं के ऊपर चर्चा करेंगे।
धन्यवाद।